देखो, अपने लोग पढ़ लिए जीएवी निकालने तक का पूरा स्टोरी। अब अपने को बात करना है अपने फॉर्मेट में। जब जाते हैं तो अपने फॉर्मेट पे क्या बात करते हैं? अपने सबसे लिखते हैं जीएवी पहले। जीएवी में अपने बोलते हैं लेस कर लो म्युनिसिपल टैक्स, तो फिर आता है आपका एनएमवी, एनएवी लेस कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A का 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या 30% ऑफ एनएवी, और फिर अपने माइनस कर लेते हैं 24B का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल IOBC। अब जो आता है वो हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही पढ़े आपने, जिसमें अपने जीएवी का बात कर लिए। ठीक बात। अब अपने आ जाते हैं म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है 10 to 15 मिनट्स का, बट कुछ काम का बात है, बाकी नॉर्मल बात। पहला बात तो म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट किसके ऊपर होता है? जीएमबी के ऊपर, सॉरी एनएमबी के ऊपर। म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है एनएमबी, म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये परसेंटेज ऑफ एनएमबी होता है। सर हम तो जीएमबी सीखे थे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, है ना? जीएवी कैलकुलेट करने के पहला आइटम क्या सीखते हैं? जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक बात। बट सर यहाँ पर बोल रहा है तो एनएमबी का बात कर रहे हैं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, तो मतलब वो पहले ग्रॉस को नेट बनाना आना चाहिए हमको। हाँ ठीक है, वो सीखेंगे, वो 2 मिनट का बात है, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन तो चलो पहले वही बनाना सीखते हैं, फिर आते हैं मेन बात के ऊपर। ये देखो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो अपने जानते हैं, उसको नेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मेरा ये बात बहुत अच्छे से सुनना बेटा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में हो, इसमें नॉन मेट्रो सिटी मतलब सिटी में मेट्रो नहीं है। हट मेट्रो ट्रेन का बात नहीं किया है यहाँ पे। अरे वो सिटी विलेज वैसा का नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं ना। 4 सिटी को मेट्रोपॉलिटन बोला जाता है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, ये 4 सिटी में अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा वो जो घर है ना जो भाड़े पे लगाए हो, वो ये 4 सिटी में नहीं है, मतलब ये 4 को छोड़ के इंडिया में कहीं पर भी है। ठीक, तो तुम्हारा जीएमबी और एनएमबी में कोई फर्क ही नहीं। जीएमबी और इक्वल टू एनएमबी है, मतलब जो जीएमबी है वही एनएमबी है, जो एनएमबी है वही जीएमबी है। मतलब कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको सब में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देगा, उसी को नेट म्युनिसिपल वैल्यू मान लेना। सब में नेट म्युनिसिपल वैल्यू देगा, उसी को ग्रॉस मान लेना। पहला बात क्लियर? अगर नॉन मेट्रो हुआ तो दोनों सेम है। हाँ, ये एक लाइन में बात सही याद की। नॉन मेट्रो हुआ तो दोनों सेम। तो सर झमेला कहाँ पे आएगा? मेट्रो सिटी में खाली। तो अगर एग्जाम में सम दे दे कि तुम्हारा जो घर है वो कहाँ है, वो बताया नहीं है, तो मान लेना नॉन मेट्रो ही है। और अगर बता दिया नॉन मेट्रो है तब तो और ही बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर बोला तुम्हारा घर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में है, यानी तुम्हारा घर कहाँ है? मेट्रो सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तब बोला गया ये कन्वर्जन का बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो देखो नॉन मेट्रो के लिए क्या लिखा? जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। लेकिन अगर इन मेट्रो सिटी है तो कैसे होगा? देखो एनएमबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझो। जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। सीवरेज मतलब वो नाली का साफ सफाई, और बहुत सारे शहरों में ना वाटर पे टैक्स लगता है। अपने कलकत्ता में पानी पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना? लेकिन बहुत सारे इंडिया में स्टेट है जहाँ पे पानी का मीटर होता है, पानी पे टैक्स लगता है।
तो सीवरेज एंड वाटर टैक्स, तुम टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन में दे दे। अच्छा। तो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। जैसे तुमको हम मान लिया, बोला मेरा जीएमबी जो है ना, जीएमबी वो 4,80,000 है, अब उसको एनएमबी में कन्वर्ट करके दिखाओ। और मान लो सीवरेज एंड वाटर टैक्स हम तुमको दे दिया 4,000 रुपया लगे, तो अब हमको एनएमबी कैलकुलेट करके बताओ। तो अपने को जीएमबी मिला हुआ है 4,80,000, 10% ऑफ जीएमबी कितना होगा? 4,80,000 का 10% 48,000 और माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 4,000, तो निकल जाएगा। 4,80,000 माइनस 48 मैंने 4 मतलब 52 माइनस करना 4,80 में 4,28,000 तुम्हारा एनएमबी है। अब बोलेगा अगर 10% म्युनिसिपल टैक्स है, तो निकल जाएगा ना म्युनिसिपल टैक्स, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? एनएमबी पे। तो 4,28,000 का 10% निकाल दो, 42,800, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ऐसा कब करना होगा? जब एनएमबी देगा और हमको जीएमबी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको एनएमबी का क्यों जरूरत है वो तो समझ में आ गया, म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट लाइन बोल गए, म्युनिसिपल टैक्स के लिए। लेकिन अगर हमको एनएमबी दे दे तो हमको जीएमबी का जरूरत क्यों है? निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना तो पड़ेगा। क्यों? फॉर्मेट में तो जीएबी जीएबी कैलकुलेट करने के लिए जीएमबी चाहिए सर। हाँ। तो वहां पे अगर आपको एनएमबी गिवन है और आप मेट्रो सिटी में हो, तो हमको पहले आपको जीएमबी निकालना पड़ेगा, तभी आप वो चारों को कंपेयर करके जीएबी निकाल पाओ। तो यानी सीधा लॉजिक है, जीएबी कैलकुलेट करने के लिए जीएमबी चाहिए और म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एनएमबी चाहिए। ठीक बात? हाँ। और अगर दोनों में एक भी दिया हुआ है एक गायब है, तो हमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अगर एनएमबी दिया है तो वो चारों को कंपेयर करने के लिए पहले जीएमबी चाहिए, तो कन्वर्ट करो। और अगर जीएमबी दिया है तो म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में बोला है तो फिर एनएमबी निकालो। ठीक बात? ये कन्वर्जन कब नहीं करना पड़ेगा? तो जीएबी दिया होगा और म्युनिसिपल टैक्स दिया। वेरी गुड, जब जीएमबी दिया होगा और म्युनिसिपल टैक्स का वैल्यू दे देगा परसेंटेज की जगह, वैल्यू दे। मतलब बोलेगा तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स लगा है 4,000 रुपया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और केस, अगर नॉन मेट्रो सिटी है तब भी आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि तब तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो कन्वर्जन का जरूरत ही क्या है। ठीक बात? हाँ सही बात। तो ये दो ही केस है जब आपको एनएमबी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जीएमबी को। ठीक बात है? हाँ। हाँ, एक बात और, अगर खाली म्युनिसिपल वैल्यू लिख दिया तो क्या मानिए, जीएमबी है कि एनएमबी है? मैंने ग्रॉस और नेट क्वेश्चन बोला ही नहीं तुमको। नेट ही मान लिया। वेरी गुड, डैम गुड। उसको नेट मानेंगे और फिर उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे अगर जीएबी निकालना है। ठीक है? हाँ। तो दो मेन बात आप सीखिए कि ग्रॉस टू नेट कन्वर्ट क्यों करना है, कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है। और दूसरा बात आप सीखिए, अगर खाली म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन बोल दे मतलब वो नेट है, हमको उसको पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम जीएबी निकाल पाएंगे। तो सर अगर एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमको एनएमबी गिवन है और जीएमबी निकालने बोल दे, मान लिया हमको बोले एनएमबी मेरा 3,20,000 और सीवरेज एंड वाटर टैक्स मेरे को बोला है 5,000। अब अगर हम आपको बोले हमको जीएमबी निकाल के बताओ, सर पहले तो एकदम आराम से फॉर्मूला लिख लीजिए, एनएमबी इक्वल टू जीएमबी माइनस 10% ऑफ जीएमबी माइनस सीवरेज एंड वाटर टैक्स। फॉर्मूला लिख लिए। अब एनएमबी गिवन है तो पहले एनएमबी तो लिख लो 3,20,000। कोई चीज के आगे जब परसेंटेज नहीं है उसको कितना परसेंट मानते हैं? वेरी गुड, आज आप एकदम स्पॉट ऑन आंसर कर रहे हो, एक्टिव हो एकदम। तो यहाँ पे 100% मानेंगे। तो बेटा 100% ऑफ जीएमबी में 10% ऑफ जीएमबी माइनस करें, मतलब 90% ऑफ जीएमबी बचा, माइनस 5,000।
क्योंकि सीवरेज एंड वाटर टैक्स क्वेश्चन बता रहा है 5,000 है। अब ये 5,000 इधर जाएगा तो ये माइनस में, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये 3,25,000 इक्वल टू 90% ऑफ GMB। तो यानी हो जाएगा GMB इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाई 90%, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 90% कर लो। 3,55,555.55। हाँ, 3,55,555। तो हम लोग ले लेंगे 3,55,556 राउंड फिगर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन का कहानी समझ में आ गया आपको। मेनली म्युनिसिपल टैक्स में इतना ही बात सीखने को था। म्युनिसिपल टैक्स का टॉपिक खत्म। इसमें 2 थ्योरेटिकल बात और जानना जरूरी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल बात प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये बोला, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली में पेड होगा तभी छूट ले सकते, पेड इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। मतलब अगर ड्यू है, पेमेंट करना बाकी है, या प्रीवियस ईयर में पे नहीं करके लेट पेमेंट किए, तो उस ईयर में छूट नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देते हैं, 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स 23-24 में पेड हो जाना चाहिए। हम प्रीवियस ईयर 23-24 का बात कर रहे हैं, तो 23-24 में कोई डेट को पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं हुआ, पेड करना बाकी है, तो सर उसका छूट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर बोले 23-24 में पे नहीं करके आप उसको 25 मई को पेमेंट किए, 25 मई 2025 को, 24 को सर, तो यानी वो 24-25 में पेमेंट हो रहा है अगले साल, तो भी उसका छूट अगले साल ले लेना। जिस साल पे करोगे उस साल पूरा छूट ले लेना। लेकिन अगर ये पेड नहीं हुआ है तो छूट नहीं मिलेगी। मेरा बात समझ में आया? अब हम 2 एग्जांपल देके बात करते हैं। 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स 23-24 में पेड हुआ है, छूट ले सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। हाँ, 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स 24-25 में जाके पे हुआ है, छूट नहीं ले सकते सर। 24-25 में ले लीजिएगा छूट। हाँ सर 24-25 में आप 24-25 का भी अगर पे किए और 23-24 वाला भी पे किए तो दोनों छूट मिल जाएगा। हाँ, बात समझे हम क्या बोल गया? लास्ट वाले एक और बार सुनो दोबारा। 23-24 का म्युनिसिपल टैक्स का 5,000 रुपया हम नहीं भरा 23-24 में, ठीक है। 24-25 का भी 5,000 था, तो जब 24-25 का 5,000 हम भर रहा था, उसी समय ये पुराना वाला 5 भी भर दिया। मतलब हम उस साल 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स दे दिया, 5,000 उस साल का और 5,000 प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो हमको उस साल 10,000 का छूट मिल जाएगा। जिस साल पे करेंगे जितना म्युनिसिपल टैक्स, उस साल उतना छूट मिल जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट समझना। 23-24 का 5,000 बाकी था, 24-25 का भी 5,000 देना था। हम 24-25 में ये 5 और ये 5 तो दिया ही, पुराना वाला और उस साल का बिलोंग वाला, और प्लस हम 25-26 का भी 5,000 दे दिया यार, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी 5,000 दे दिया। 23-24 का बाकी था। हेलो, हाँ सर। 23-24 का बाकी था, 24-25 में हम 24-25 का तो पे किया ही, प्लस 23-24 वाला भी पे कर दिए। ये पूरा 10,000 का छूट मिल जाएगा हमको। हाँ मिल जाएगा, लेकिन अगले साल 25-26 का भी हम 5,000 यहाँ पे दे दिया। क्या है हमको 15,000 का छूट मिलेगा इस ईयर की सिर्फ 10 का ही मिलेगा? 10 का ही मिलेगा। हाँ, सिर्फ 10 का ही मिलेगा। ये 5 नेक्स्ट साल ले लीजिएगा सर, क्योंकि नेक्स्ट साल तो आप पे करेंगे नहीं। तो नेक्स्ट साल ये 5 का छूट ले लीजिए। तो यानी अगर पास्ट ईयर का या करंट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, दोनों एक बार में छूट ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ईयर का पे कर दे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पेड बाय एसएससी होना चाहिए, मतलब जिसका घर है वही म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है। अगर मेरा टेनेंट, मेरा किराएदार म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो उसका छूट हमको नहीं मिलेगा।
ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ना, इस घर का भाड़ा तो मेरे को मिलेगा ना एज अ लैंडलॉर्ड, हाँ तो मेरे हेड में टैक्सेबल होगा ये, हाँ तो म्युनिसिपल टैक्स भी हम ही को देना पड़ेगा। अगर हम, बहुत बार क्या होता है ना बेटा, बहुत लोग किराए पे घर देता है ना जब, हाँ तो वो लोग अपने टेनेंट को ये बोलता है कि 8,000 घर का भाड़ा है वो तो हमको दे ही देना हर महीना, हाँ और प्लस जो साल का म्युनिसिपल टैक्स बनता है 3,000 4,000 5,000 जो भी, हाँ वो भी तुम ही पे कर देना। यही टोटल एग्रीमेंट में बात हुआ। हम अपने टेनेंट को बोल रहे हैं भाड़ा हमको दो और म्युनिसिपल टैक्स भी तुम्हें चुका देना। मेरा टेनेंट बोला ठीक है, एज पर एग्रीमेंट ठीक हो गया। उसका बाद वो हमको 8,000 करके हर महीना भाड़ा देगा, और जिस दिन म्युनिसिपल टैक्स देने का डेट आता है तब 5,000 म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को दे देगा। ठीक है, हाँ ये छूट 5,000 का फिर हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, हाँ क्या मेरे टेनेंट को मिल सकता है? किराएदार को ये छूट मिलेगा 5,000 का? किराएदार को कैसे छूट मिलेगा? वेरी गुड सर, घर ही नहीं है उसका तो उसको किस बात का छूट है? हाँ हाँ, तो यहाँ पर दो काम का बात अब एक लाइन में याद कर लो। एक तो म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तभी छूट मिलेगा, और पेड बाय भी एसएससी होना चाहिए, मतलब ओनर ऑफ द हाउस। एसएससी मत याद करो, पेड बाय द ओनर होना चाहिए। ठीक है, अगर म्युनिसिपल टैक्स देना बाकी है तो छूट नहीं मिलेगा, और अगर लेट पेमेंट हुआ, ईयर खत्म होने के बाद अगले साल पे कर रहे हैं तब भी छूट नहीं मिलेगा। बट सर अगले साल ले सकते हैं, लेकिन अगर एडवांस म्युनिसिपल टैक्स पेड है तो छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात इतना ही था। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों बात क्या लिखा, इट शुड बी एक्चुअली पेड बाय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, it must be paid by the SSC and it must be related to previous year or any preceding previous year. फ्यूचर ईयर का नहीं होना चाहिए। फ्यूचर ईयर का अगर अभी पे कर दिए हैं तो सब जिस साल का पे किया उस साल छूट ले लेना, अभी मत। बात क्लियर? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं अब छोटी छोटी एक दो बातें और है जो आपको एग्जाम में उतना काम नहीं आएगा, बट MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स का टॉपिक खत्म। क्या क्या है वो छोटी छोटी बात? सर यहाँ पे पहला बात होगा, अगर ये प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है और वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो क्या इंडिया में छूट मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्यों? बेटा जी, घर इंडिया में टैक्स लगा दिए मेरे इनकम पे, घर फॉरेन में है, आप इंडिया में इनकम टैक्स ले रहे हो ना मेरे से, अगर हम भाड़ा कमा रहे हैं तो, और वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स करे वो बोलते हैं भूल जाओ, ये तो गलत बात नहीं हो रही। ओ अच्छा अच्छा, फॉरेन का घर पे इंडिया में टैक्स ले रहे हो, और जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसका फायदा है तो टैक्स ले लो, और गवर्नमेंट को लगता है अरे वाह उसका नुकसान है तो बोले माइनस नहीं करने देंगे, तो गलत बात हो रहा है। नहीं ठीक है। अच्छा एक बात बोलो, GAB मेरा, यहाँ पे क्या बोला, हम मान लो मेरे घर का GAB आ रहा है 70,000, ठीक है, हम लेस करेगा म्युनिसिपल टैक्स। हाँ मान लो हम बहुत सालों का म्युनिसिपल टैक्स अब एक बार में दे रहे हैं, बहुत सालों का, मान लो 11 साल का म्युनिसिपल टैक्स हम एक बार में चुका रहे हैं, क्योंकि हर साल चुकाया नहीं था तो हर साल छूट नहीं लिया था उसका, हाँ अब दे रहा है बहुत सालों, पिछले बहुत सालों का म्युनिसिपल टैक्स अब चुका रहे हैं, अब छूट मिलेगा। हाँ हाँ, मान लो 11 साल का म्युनिसिपल टैक्स बाकी था, 7,000 करके कितना आएगा, 77,000 चुकाया, हाँ तो मेरा NAV क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड, -7,000। नेगेटिव 7,000 आएगा। हाँ तो क्या अब हमको वो लेस 30% ऑफ NAV माइनस करने मिलेगा? सर एक ही तो नेगेटिव आया, ऊपर से -30%। हाँ, और क्या माइनस होगा? इसका कोई माइनस नहीं होगा, यही बात यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, बहुत अच्छा केस है, और ये रियल लाइफ में केस हुआ तो उसी पे केस स्टडी है, बहुत अच्छा पॉइंट बोलेगा। मान लो हम ज्यादा म्युनिसिपल टैक्स दे दिया था,
ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट हमको वापस कर दिया वो म्युनिसिपल टैक्स। पिछले साल हम म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया था, हाँ मेरे को 4,000 पे करना था, हम 5,000 पे कर दिया गलती से। ठीक है। 1,000 म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा दे दिया, हाँ हम 5,000 का पूरा म्युनिसिपल टैक्स का छूट ले लिया, माइनस कर लिया पिछले साल, क्योंकि तब तो हमको पता नहीं था ना, ज्यादा दे दिए तो हम जितना दिया हम उतना का क्लेम ले लिया डिडक्शन के रूप में। गवर्नमेंट हमको दे भी दिया क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ था, हम 5,000 रुपये पे किए, स्लिप था 5,000 का। हाँ डिपार्टमेंट को थोड़ी ना पता उस एरिया का म्युनिसिपल टैक्स कितना बनता है। डिपार्टमेंट को एरिया वाइज थोड़ी चेक करेगा इस एरिया का कितना म्युनिसिपल टैक्स है, उस एरिया का कितना म्युनिसिपल टैक्स है। हाँ। वो तो तुम जितना का प्रूफ दिखाओगे उतना तुमको माइनस करने दे देगा कि तुम कितना पेमेंट किए हो, बताओ, जितना पेड किए हो उतना का छूट भी ले लो। ठीक बात है। लेकिन अब हुआ क्या, म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट बाद में जब चेक किया उसको लगा अरे ये तो 1,000 ज्यादा दे दिया, इसको रिफंड कर दो। डिपार्टमेंट हमको रिफंड कर दिया। अब इनकम टैक्स में हम पहले उसका छूट ले चुका है, क्या दोबारा वो 1,000 हमको अगले साल फिर टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर? नहीं। आपका आंसर राइट है, बट लॉजिकली आपको हाँ बोलना चाहिए था, क्योंकि आप गवर्नमेंट को झूठ बोल के या गवर्नमेंट को गलत बोल के ज्यादा छूट ले लिए। अब जब पकड़े जाओगे तो उस 1,000 रुपये पे आप ज्यादा छूट लिए तो वापस करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो नियम से तो आपको आंसर हाँ बोलना चाहिए था। आपका आंसर राइट है, हम अभी भी बोल देते, लेकिन लॉजिकली रॉन्ग होता। बट डिपार्टमेंट बोलता है भाई ये छोटा छोटा चिंदी चोरी हम नहीं कर सकते, हम ये सब कैलकुलेशन लेकर नहीं बैठ पाएंगे कि अब म्युनिसिपल टैक्स वापस मिला तो पिछले साल छूट ले लिया तो दोबारा टैक्स दो उसके ऊपर, ये सब कहानियां लेकर बैठने का टाइम नहीं। तो गवर्नमेंट बोला अगर म्युनिसिपल टैक्स रिफंड आ जाए तो दोबारा टैक्सेबल नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है तुम कोई खर्चा दिखा दिए और बाद में पता चला वो खर्चा ही नहीं था, तो तुम खर्चा दिखा के टैक्स कम कर लिए थे। अब अगर वो खर्चा कैंसिल हो रहा है तो दोबारा टैक्स बढ़ना चाहिए ना। बट गवर्नमेंट बोला भैया इतना चिंदी चोरी का जगह नहीं, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं झमेला से। कौन इतना ट्रैकर बनाएगा गवर्नमेंट के भी बैठ के, इसको म्युनिसिपल टैक्स कौन बताने जाएगा गवर्नमेंट को, ये तो बताओ पहले। कोई नहीं बोलेगा। तो फिर गवर्नमेंट बोला कोई बोलेगा नहीं, अब ऑफिसर बाद में पकड़ा, अब वो छोटा मोटा ही अमाउंट होगा। देखो बहुत बड़ा रिफंड कभी म्युनिसिपल टैक्स देगा भी नहीं डिपार्टमेंट, तुम भी बहुत बड़ा पेमेंट करोगे भी नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट तुम भी करोगे भी नहीं। तो गवर्नमेंट जानता ही 1,500 रुपये का गड़बड़ होगा, उतना के लिए माथा पच्ची नहीं कर सकते, छोड़ो। और ये वाला पॉइंट हम पहले पढ़ा दिया था, अगर हम म्युनिसिपल टैक्स एडवांस दे दिया है तो उसका उस ईयर में छूट नहीं मिलेगा, वो जिस ईयर के लिए एडवांस है उसी ईयर हम उसको डिडक्ट कर सकते। ठीक है। हाँ। अभी मान लो मेरा 23-24 प्रीवियस ईयर चल रहा है, हम 25-26 और 26-27 का भी म्युनिसिपल टैक्स हम अभी दे दिया, इन दोनों ईयर का म्युनिसिपल टैक्स भी हम अभी दे दिया। गवर्नमेंट बोलता है अभी दे दिया कोई दिक्कत नहीं है एडवांस, लेकिन हम अभी छूट नहीं देंगे। जब 25-26 का तुम अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाओगे वहाँ जीएवी से माइनस कर लेना, फिर जब 36-27 का भरोगे फिर वहाँ भी माइनस कर लेना, अभी नहीं करना। एडवांस म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना अलाउड नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर का म्युनिसिपल टैक्स आप पे कर रहे हैं वो माइनस करना अलाउड है। बात क्लियर? म्युनिसिपल टैक्स का टॉपिक खत्म। ये प्रैक्टिकल समझो वो बनाना है एक बार। अब आगे हम लोग लास्ट पार्ट के ऊपर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। बोला दो डिडक्शन है, एक 24A और एक 24B। ठीक है। और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में कोई डिडक्शन नहीं मिली। तुमको ना बेटा सम में बेवकूफ बनाने के लिए बहुत कुछ बोलेगा, रिपेयरिंग का खर्चा हुआ, तुम्हारा क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, तुमको बहुत कुछ सम में टोपीबाजी करेगा। ठीक है। हाँ। तुम बहकावे में मत आना, इमोशन में मत जाना, भावनाओं में मत बह जाना, अरे ये तो घर का ही खर्चा माइनस तो करना ही चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स 24A का वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%
और इंटरेस्ट ऑन लोन जितना चुका रहे हो उसका जो कैलकुलेशन सीखोगे उसका, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी माइनस करने नहीं मिलेगा। ठीक बात? ये बात देखो यहाँ पे लिख दिया, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर रिपेयरिंग, कलेक्शन चार्ज। तुम बोल रहे हो भाड़ा कलेक्ट करने के लिए एक आदमी रखा था, मेरा सब फ्लैट से जाके वही टेनेंट लोग से भाड़ा लेके आते हैं, उसका खर्चा तो माइनस करेंगे ना इनकम से। गवर्नमेंट बोलेगा भाड़ में जाओ, कुछ नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट बोल रहे हम 24 है, दे तो दिए 30%, सीधा सीधी माफ, सारा खर्चा आ गया तुम्हारा उसके अंदर। ठीक बात? इंश्योरेंस का चार्ज बोलोगे, ग्राउंड का रेंट, लैंड रेवेन्यू लगा, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, जो खर्चा लगा सब भूल जाओ। तुमको बस 3 ही चीज माइनस करना है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, एनएवी आ गया, और 24A और बी माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, खत्म बात। ठीक है? तो 24A तो आसान बात है, इसमें कुछ पढ़ने को नहीं है। यहाँ बोला 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी का 30% सीधा सीधी माइनस करने मिलेगा। गवर्नमेंट मान लिया यही सारा एक्सपेंडिचर का लिस्ट है। अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस 30% माइनस करो। तुम्हारा एक्सपेंस नहीं भी हुआ है, हर साल तो नहीं हो रहा सारा खर्चा, कोई बात नहीं, 30% माइनस फिर भी करो। लेकिन यहाँ पे ये बात बोल दिया, अगर एनएवी नेगेटिव है तो फिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन 24B हमेशा होगा, भले एनएवी नेगेटिव हो फिर भी 24B इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा। ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल थोड़ा एक अच्छा खासा टॉपिक है, ढंग से सुनना। एक बात समझ लो, गवर्नमेंट बोल रहा है तुम लोन लिए, घर बनने में टाइम लगा, ठीक है, उस पीरियड में भी तुम, मान लो तुम लोन लिए तो 2017-18, घर बनते बनते आ गया 2021-22। अब घर बन के रेडी है, तुम अभी भी लोन चुकाए जा रहे हो, क्योंकि लोन तो लंबा लेते हैं, लोन चुकाते रहे 2029-30 तक लोन चुकाए। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जो घर बनने के पहले के पीरियड का ब्याज चुका रहे हो और घर बनने के बाद के पीरियड का ब्याज चुका रहे हो, दोनों ही माइनस करने देंगे। बट घर बनने के पीरियड का पहले का जो ब्याज है बेटा, वो तो ऑब्वियसली तुम्हारा तब तो कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं था, नहीं, घर बना ही नहीं है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? वो तो घर बनने के बाद होगा। तो गवर्नमेंट बोला ये जो प्री पीरियड है इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और घर बनने के बाद के पीरियड को बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का मीनिंग क्लियर हुआ? प्री पीरियड मतलब घर बनने के पहले का पीरियड, पोस्ट पीरियड मतलब घर बन जाने के बाद का पीरियड। ठीक है? तो ये जो प्री पीरियड है, गवर्नमेंट बोलता है इसका छूट तुमको कब दे फिर, क्योंकि ब्याज तो तुम हर साल चुका रहे हो ना, 18-19 में भी तुम ब्याज चुकाए हो, 19-20 में भी तुम ब्याज चुकाए हो, 20-21 में भी तुम ब्याज चुकाए हो, 21-22 में भी तुम ब्याज चुकाए हो। बैंक थोड़ी ना बोलेगा तुम्हारा घर बन के रेडी हो जाएगा तब इंटरेस्ट चुकाना, बैंक ऐसा थोड़ी ना बोलता है। बैंक तो बोलता है लोन ले लिए ब्याज चुकाना स्टार्ट कर दो हर साल। ठीक है? तो सर जी ये जो प्री पीरियड का हम ब्याज चुकाए, ब्याज तो चुकाते रहे हर साल, अब घर बन के रेडी हुआ 21-22 में, इस पीरियड का ब्याज हमको कब माइनस करने देंगे? गवर्नमेंट बोला ये जितना भी प्री पीरियड का पहले इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लो, उसको डिवाइडेड बाय 5 कर, और बता रहे जब घर बन के रेडी हो गया वहां से नेक्स्ट 5 ईयर में इसको थोड़ा थोड़ा करके छूट ले।
समझे? हाँ तुम्हारा घर बना, मान ले 2 लाख का टोटल ब्याज चुकाए हो घर बनने के पहले, हाँ वो 2 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40,000। तो ये 40,000 तुम्हारा घर बन के कब रेडी हुआ? 21-22। हाँ तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, कितना हुआ? 1 2 3 4 और 25-26। यहाँ तक हर साल 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 करके छूट। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है तुमको पूरा 2 लाख का छूट देंगे घर बनने के पीरियड का पहले का भी ब्याज का। घर बनने के पहले का भी जितना ब्याज चुकाए हो सबका पूरा छूट देंगे। पूरे 2 लाख का ब्याज चुकाए हो, पूरे 2 लाख का तुमको छूट देंगे हम इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन एक बार में नहीं देंगे पूरा 2 लाख। कैसे? हाँ, घर बनने के बाद अगले 5 साल में हर साल 20-20, 40,000 करके ले लो। इसीलिए 5 से डिवाइड किए, जो भी फिगर आया प्री इंटरेस्ट पीरियड का। ठीक है? हाँ अच्छा सर, घर बनने के बाद भी तो लोन चुका ही रहे हैं, ब्याज चुका ही रहे हैं। हाँ, उसका जिस साल चुका रहे हो उस साल उतना ही छूट ले लो। मतलब इसके बाद 21-22 के बाद तुम 22-23, 23-24 में इन सब में भी तो ब्याज चुका ही रहे हो। हाँ तो ये वाला भी छूट ले लेना, जिस साल जितना चुकाओगे उतना। मतलब ये 40 तो मिलेगा 21-22 में, प्लस 21-22 का भी जो ब्याज चुकाए हैं वो भी छूट मिलेगा। ये 40 तो मिलेगा ही 22-23 में, प्लस 22-23 का जितना इंटरेस्ट चुकाएंगे वो भी छूट मिलेगा। तो प्री पीरियड का ब्याज को घर बनने के बाद आने वाले 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके छूट ले लो, और पोस्ट पीरियड का जितना इंटरेस्ट जिस साल चुका रहे हो उतना छूट ले लो। बात क्लियर है? हाँ ये होता है प्री पीरियड पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट। सम करेंगे, समझ में आ जाएगा। हमको एक दो और छोटा मोटा बात बताना है, मेन टॉपिक खत्म। अब छोटा मोटा ही बात है, बड़ा बात नहीं है इसमें। और कैलकुलेशन एक बार सम करके समझ लें। अच्छा एक बात बोलो, ये बोरोड कैपिटल हम क्या चीज के लिए ले रहे हैं? घर बनाने के लिए। सिर्फ बनाने का नहीं, गवर्नमेंट बोला बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, बड़ा रिपेयरिंग करवाने के लिए, घर को एक्सटेंशन कराने के लिए, बड़ा करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इनमें से किसी भी पर्पस के लिए अगर लोन ले रहे हो ना, हाँ तो उसका ब्याज का माफी है। बात क्लियर? अच्छा एक बात बोलो, ये परचेज वाला केस में ये प्री और पोस्ट पीरियड कुछ होगा क्या? नहीं हो पाएगा। सर घर बनने में टाइम लगता है, उसके लिए प्री पीरियड होता है। हाँ घर परचेज करने में प्री पीरियड क्या होता है? आज बात की है, घर खरीदे, लोन लिए, ब्याज पैसा चुका दिए, तो ये तो सारे पोस्ट पीरियड ही होगा, इसमें प्री कुछ नहीं होगा। ये रिनोवेशन रिपेयरिंग इनमें भी प्री कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब रिनोवेट कर रहे हो तो घर तो ऑलरेडी है, हाँ रिपेयर कर रहे हो घर तो ऑलरेडी है, हाँ एक्सटेंशन कर रहे हो घर तो ऑलरेडी है। हाँ 2 तल्ला घर था, हमको 3 तल्ला बना रहे हैं। इसमें प्री पोस्ट कुछ नहीं, इसमें सब पोस्ट ही है। खाली कंस्ट्रक्शन में प्री पीरियड होता है, जब घर पहली बार बन रहा है, तो यहाँ पे ये प्री पोस्ट का झमेला आएगा। तो एग्जाम में अगर बोलते घर खरीदा है तो जिस साल जितना ब्याज चुका है बस उतना छूट दे दो, बात खत्म, है ना? हाँ तब यहाँ पे प्री पीरियड का डिवाइड करो 5 साल, उसको अगले 5 साल में क्लेम करो, ये सब हो गए नहीं। ठीक है? हाँ अब आ जाते हैं असली बात के ऊपर, मतलब छोटा सा बात के ऊपर, और मोटा मोटी टॉपिक खत्म बताने। ये देखो 5 कंसेक्यूटिव ईयर वाला बताया बात प्री पीरियड के लिए, यहाँ पे प्री पीरियड का पहले एग्जाम्पल बताया है। अब मेरा मेन क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्यार से आंसर करना सोच के, ठीक है? हालांकि हमको पता है ब्लंडर करोगे क्योंकि हम रूल बिना बताए तुमको समझा, बट ये बात बिना रूल बताए समझाने में मजा है, मतलब याद रहेगा फिर। देखो मेरा घर बनना चालू हुआ था 1 जुलाई 2021, कंस्ट्रक्शन बिगिन, ठीक है? और उसी दिन हम लोन लिया, लोन टेकन।
दोनों मान लो एक ही दिन हुए, ठीक है। मेरा घर बन के कंप्लीट हुआ 30 जून 2024, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, मेरा प्री पीरियड चालू कहाँ से होगा, प्री पीरियड खत्म कहाँ पे? प्री पीरियड कितना दिन से कितना दिन तक का है? 30 जून को क्या आपका घर खत्म होगा? घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। तो प्री पीरियड तो यही बोलता है ना, घर बन के रेडी हो गया तब तक। लोन जिस दिन लेंगे उस दिन से प्री पीरियड शुरू होगा। वेरी गुड। 1 जुलाई 2021 से लोन लेंगे या घर बनना चालू हो गया तब से? हाँ। क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, लोन जिस दिन लेंगे उस दिन से कंस्ट्रक्शन का नहीं होगा सर। एक बात सुन लो, दोनों में विचेवर इज अर्लियर। एक बात बोलो बेटा, यहाँ तो दोनों सेम डेट था, हाँ। तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। अगर हम एक बार आपका मजा लेने के लिए एक चीज दिखाते हैं आपको, देखो, अगर हम बोले घर लोन लिया हम 1 जुलाई को, हाँ। घर बनना चालू हुआ 1 सितंबर से, तो ये जो जुलाई अगस्त 2 महीना का ब्याज हम चुकाए, हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका छूट आपको क्यों दे? सही है। क्योंकि बेटा जी अगर आपको लगता है सर 2 महीना का क्या हो गया, 2 महीना लेट हो ही सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या दिक्कत है? बेटा अगर ये 2 महीना की जगह हम 2 साल लिख दें, लोन लिया 1 जुलाई 2021 को, घर बनना ही चालू हुआ 1 सितंबर 2024 को। अब डिपार्टमेंट क्या पागल है? तुम लोन लेके किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और बोल रहे हो घर बनाने में छूट दे दो हमको, है ना? तब तो सब यही करेगा बेटा, होम लोन के नाम से पैसा लेगा और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का इनकम टैक्स में छूट भी ले लेगा और उस पैसे को कहीं और भी लगा दे। तुम्हारे को डिपार्टमेंट बोलता है लोन लिए या घर बनाना चालू किए, दोनों में जो लेटर ऑन है, दोनों में जो लेटर है, हाँ। मेरा अर्लियर लिखना गलती हो गया था, दोनों में जो लेटर है, दोनों में जो बाद में है, वही तुमको पीरियड का बिगिनिंग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा एग्जांपल में क्या था, 1 जुलाई को ही तुम लोन लिए और उसी दिन घर बनना चालू हो गया, हाँ। तब तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं। लेकिन अगर यहाँ बोलता मैं 1 जुलाई को लोन लिए और घर बनना चालू हुआ 1 सितंबर से, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चालू होगा 1 सितंबर से, ठीक है। हाँ। और यही हम उल्टा बोलते थे बेटा, हम घर बनाना चालू कर दिए थे 1 जुलाई से, बट लोन लिए 1 सितंबर से, ठीक है ना। हो ही सकता है मेरे पास थोड़ा पैसा था, मेरे पास थोड़ा पैसा था, मुझसे एक बार घर बनाना चालू कर दिए और बाद में 2 महीना बाद बैंक से लोन अप्रूवल होकर लोन आया, तो फिर तो ब्याज कब, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से माने? 1 सितंबर से। अरे जुलाई और अगस्त का तो ब्याज ही नहीं चुकाए, तो उसका छूट किस बात का? तो डिपार्टमेंट बहुत सोच समझ के बोला, घर बनना चालू हो जाए या आप लोन लियो, दोनों में से जो डेट बात का है, whichever is later, वहां से पीरियड का बिगिनिंग मानिए। बात क्लियर है? हाँ। अब आता है वो बात जो हम रूल में पढ़ा नहीं रहे थे, इसका कंप्लीट कब माने। मान लो एक बार के लिए दोनों सेम डेट है, चलो तो 1 जुलाई से चालू हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको कंप्लीट कब माने, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक माने। मेरा घर बन के कंप्लीट कब हुआ? 30 जून 2024 को। तो आपको लगता होगा फिर 30 जून को मान लीजिए, यहाँ तक मान लीजिए प्री पीरियड, है ना? नहीं, गवर्नमेंट बोला ठीक उसके पहले वाला 31 मार्च तक को हम प्री पीरियड माने, ये आपको रूल में पढ़ाना था। तो बिगिनिंग कब से मानेंगे? लोन लिया या बनना चालू, whichever is later। और कंप्लीट कब मानेंगे? जिस दिन घर बन के रेडी हुआ उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च तक, 31 मार्च 2024 तक, ठीक है।
हाँ इसके बाद क्या 1 अप्रैल 2024 से पोस्ट पीरियड चालू हो जाएगा। जब जिस दिन बन के कंप्लीट हुआ उसका पहले वाला 31 मार्च तक। ठीक है, हाँ अब यहाँ मजेदार ट्विस्ट डालते हैं। ये घर बन के कंप्लीट ही हुआ 31 मार्च 2024 को। अब उसी को ले ले। नहीं, आप मेरा लाइन भूल गए। हम बोला तो उसके पहले वाला 31 मार्च, हाँ इसके ठीक पहले वाला 31 मार्च था। जिस दिन भी घर बन के रेडी हुआ है उसके पहले वाला 31 मार्च था, यानी 31 लेंगे। वेरी गुड। तो अब फटाक से रूल पे बात कर लो। सर प्री पीरियड में हम लोग 3 बात सीखे। पहला बात तो प्री पीरियड स्टार्ट कब से माने, जिस दिन लोन लिया या घर बनना चालू हुआ, विचएवर इज लेटर। प्री पीरियड को कंप्लीट कब माने, जिस दिन घर बन के रेडी हुआ उसके पहले वाला 31 मार्च था। ठीक है ना। इस एग्जांपल में 1 जुलाई से घर बनना चालू हुआ और 31/3/24 तक हम उसका प्री पीरियड मान लिए। इनका जितना ब्याज चुकाए होंगे हम इस पीरियड में, जितना भी इंटरेस्ट चुकाए होंगे उस इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 5 करेंगे और उसको अगले 5 साल तक छूट ले लेंगे। पोस्ट पीरियड में अगले 5 साल तक उसका छूट ले लेंगे और पोस्ट पीरियड का जितना ब्याज चुकाए उसका पूरा छूट अवेलेबल। जिस साल जितना ब्याज चुकाएंगे पूरा छूट अवेलेबल। बात क्लियर? हाँ यहाँ पर एक काम का बात और, एक काम का बात और, एक काम का बात और, एक काम का बात और जो बचता है वो बोल देते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये जो पढ़ रहे हैं किस हाउस के लिए पढ़ रहे हैं, लेट आउट की सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सिर्फ लेट आउट करूँ। लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड में ये रूल तो रहेगा ही, हमको 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ाना रहेगा। तो ये पूरा कहानी खत्म, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे सब नटशेल में लिख दिया। स्टार्ट कब से होगा, प्री पीरियड स्टार्ट कब से होगा, बोला जिस दिन कंस्ट्रक्शन बिगिन या बोरोइंग किए, जिस दिन लोन लिए, विचएवर इज लेटर। एंड कब होगा, 31 मार्च, इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन। जिस साल घर कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाला 31 मार्च। और टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें जितना ब्याज चुकाए हो तो पूरा इंटरेस्ट का अगले 5 साल में इंस्टॉलमेंट में छूट है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पोस्ट पीरियड में क्या बोला, पोस्ट पीरियड चालू कब से होगा, जिस दिन प्री पीरियड खत्म हो गया उसके नेक्स्ट डे से। ठीक है, फर्स्ट अप्रैल। हाँ। एंड कब होगा, जब तक लोन चुकाए नहीं हो तब तक चलता रहेगा। अरे जिस साल जितना ब्याज दोगे वो उस पर्टिकुलर ईयर का ब्याज माना जाएगा। अब तुम लोन 50 साल का लियो तो 50 साल में चुकाओ, लोन 20 साल में लियो तो 20 साल में चुकाओ। जनरली होम लोन 20 से 25 साल का ही। ठीक है, अच्छा जितना इंटरेस्ट चुकाएंगे उतना का छूट मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे पेड होना जरूरी नहीं है म्युनिसिपल टैक्स की तरह, अगर हम पेड नहीं भी करें, पहले चुकाना बाकी है, फिर भी छूट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पेएबल होगा तो भी छूट मिल जाएगा। अरे इनको पता है बेटा, बैंक अपना ब्याज छोड़ थोड़ी नहीं देगा, तो इनको तो पता ही है बाद में पेड करवा देगा। तो फिर एक बात बोलता है सर, इनको क्या लगता है म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट अपना म्युनिसिपल टैक्स छोड़ देगा? लेकिन बेटा जी कई बार क्या होता है ना, म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, बहुत सालों तक पेमेंट नहीं करते। म्युनिसिपल टैक्स डिपार्टमेंट हर स्टेट का ना अलग ही वे में काम करता है। अब हम एक इलीगल घर बना लिया, किसी को पता ही नहीं, बहुत कुछ होता है। तो म्युनिसिपल टैक्स में क्या बोला है, जब पेड करोगे तभी छूट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या बोला, अगर तुम अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे करते हो तो एक्रूअल बेसिस पे छूट मिलेगा। ठीक है, एक बात साफ ध्यान रख लो, ये लोन वोन लेने के लिए ब्रोकरेज पेमेंट की और कुछ भी पेमेंट किया कुछ छूट नहीं मिलेगा। बार बार बोल रहे हैं, भावनाओं में मत आना, जितना बोले हैं वही आइटम का छूट मिल सकता है। तुम बोलोगे ये लोन लेने के लिए ब्रोकर रखे थे, वो ब्रोकर भी बोला तुम्हारा लोन तो करवा देंगे 20 लाख का, लेकिन उसके लिए हमको भी 10,000 कमीशन चाहिए। तुम बोला ठीक है करवा, तुम बोलेगा अब यहाँ पे डिपार्टमेंट को 20 लाख ब्याज चुकाए और 10-20 लाख के लोन पे मान लो 2 लाख ब्याज चुकाए
और 10,000 रुपये ब्रोकर को भी दिए, गवर्नमेंट बोलेगा ब्रोकर को दियो, वो भूल जाओ, ठीक है। और यहाँ पे कॉमेडी वाला बात की है, लास्ट पॉइंट है, टॉपिक खत्म है, कॉमेडी वाला बात की। क्या? म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए अगर लोन ले रहे हो ना कोई म्युनिसिपल टैक्स चुकाने का भी लोन ले, मतलब हालत है, ठीक है। अगर म्युनिसिपल टैक्स का भी लोन चुकाने के लिए ब्याज चुका रहे हो, उसका छूट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ किसके लिए बोला? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर ये रहा, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयरिंग, एक्सटेंशन, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे बोला है क्या म्युनिसिपल टैक्स चुकाने के लिए ब्याज ले रहे हो? नहीं। ये सब पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, तभी छूट मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर, बोलो। आप तो बोले ना ये लेट आउट के लिए है, मतलब ये जो पूरा करे GMB वो सब पूरा सिर्फ लेट आउट के लिए? नहीं बेटा, आप एक चीज भूल गए, सेल्फ ऑक्युपाइड का तो GMB कुछ होता ही नहीं है, GAB होता ही नहीं है ना। हाँ। सेल्फ ऑक्युपाइड का GAB नहीं होता, सेल्फ ऑक्युपाइड का म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करने नहीं मिलता, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड का NAV नील होता है बेटा। तो जब गवर्नमेंट NAV को नील ले रहे हैं, तो ये दोनों वैसे ही कैलकुलेट क्यों करना है? तो जब ये नहीं कैलकुलेट करना है, तो वो कन्वर्जन क्यों करना है मेट्रो नॉन मेट्रो एंटे? सेल्फ ऑक्युपाइड में ना बेटा कुछ नहीं होगा, NAV नील, 24A भी नील, ठीक ना। खाली 24B का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ना, वो जैसे अभी सीखे हो वैसे ही है, बट उसमें दो बातें एक्स्ट्रा बोलनी है कि एक उसमें भी गवर्नमेंट लिमिट लगा दिया। देखो घर, जब हम घर भाड़ा पे लगा के भाड़ा कमा रहे हैं ना बेटा, तो जितना भी ये कैलकुलेशन से इंटरेस्ट का फिगर निकल कर आए, पूरा छूट है, पूरा। मतलब अगर हम टोटल मिला के प्री पोस्ट मिला के जो छूट कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अगर इंटरेस्ट का फिगर 15 लाख भी आ रहा है, तो 15 लाख गवर्नमेंट माइनस करने दे, 50 लाख आ रहा है तो 50 लाख माइनस करने दे, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में ना गवर्नमेंट बोलता है नहीं, जितना इंटरेस्ट चुका रहे हो उसका भी लिमिट लगा देंगे, इससे ज्यादा छूट हम नहीं दे पाएंगे। तो तुम्हारा ये जो कैलकुलेशन से फिगर आएगा, उसमें भी एक छूट का लिमिट लगा, वो इसीलिए तो बोला एक लाइन पढ़ना है वहां पे, ठीक है। इसको रिकैप करो, नेक्स्ट क्लास में इसका सम करेंगे, और एक क्लास और उसके बाद, और ये चैप्टर खत्म, मतलब और 2 क्लास और ये आउट प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सम कर रहे हैं, वरना हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देता है चैप्टर को, बट नेक्स्ट क्लास में हमको सम मैं कर सकती हूँ क्या? आप तो करो ही, आप तो करो ही, लेकिन हमको भी करवाना पड़ेगा, हमको बताए, फिर भी आप करो। अगर आप बोलोगे मेरा ये इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन का सम्स हो गया, तो बढ़िया बात, तब फिर हमको एक क्लास ही लगेगा चैप्टर खत्म करने।